अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका एचकेएन अकेडमी में। तो आज हम हाजिर हुए हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी पंजाब बोर्ड का सेकंड ईयर बायोलॉजी का 19 चैप्टर लेकर। और वो चैप्टर हमारे पास कौन सा है? क्रोमोसोम एंड डीएनए, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का कैसे होता है। तो येलो बॉक्स में सबसे पहले आप लोग आ जाएं। तो क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग 1882 के अंदर। फिर उसके बाद उसने क्रोमोसोम्स को रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के साथ जो है वो एक सिलेंडर लार्वा था उसको डिस्कवर किया था, जिसका नाम था क्रोमोसोम, प्रपोज्ड बाय जर्मन एनाटॉमिस्ट वेल्डिस हर्ट्ज 1888 के अंदर। क्रोमोसोम लिटरली इसका मतलब क्या होता है? कलर्ड बॉडीज। अगर हम इसकी डिटेल की तरफ आ जाएं तो ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, और हम इस सेक्शन के अंदर जस्ट यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब क्रोमोसोम हैं क्या? क्रोमोसोम एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। द नंबर्स ऑफ शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन ईच स्पीशीज। दे कंप्लीट सेट्स आर कॉल्ड कैरियोटाइप। अगर हम इन बॉडी सेल्स की बात करें तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अक्कर होते हैं स्पीशीज के अंदर। दिस कंप्लीट सेट्स आर कॉल्ड कैरियोटाइप। अब कुछ हमारे पास बॉडी सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर पेयर पाए जाते हैं। दीज पेयर्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। कुछ गैमीट्स जो होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर। इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, इंटरफेस कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम नॉन विजिबल होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है इनका। और बाज़ दफ़ा कैसा होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दे रिमेन अनकॉइल्ड एंड फॉर्म्ड अ फाइन नेटवर्क दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। जब ये प्रिपेयर करते हैं इस सेल को तो डीएनए स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कॉइल होना, रैप होना और कंडेंस होना। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम दिखता कैसा है। ड्यूरिंग इंटरफेस डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन आल्सो अकर। इट इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू हिस्टोन प्रोटीन। जब डुप्लीकेशन होती है तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड दैट आर कॉल्ड क्रोमाटिड। दीज 2 स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड। और ये जो क्रोमाटिड्स होते हैं ये अटैच होते हैं कंस्ट्रिक्टेड रीजन के साथ, जिसको उन्होंने सेंट्रोमियर का नाम दिया है। सेंट्रोमियर एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर 220 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। डिस्क शेप प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको उन्होंने काइनेटोकोर का नाम दिया है। इट अटैच टू द सेंट्रोमियर्स। अब इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर हम सम क्रोमोसोम्स की बात करें तो दैट में आल्सो अनदर कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ओरिजिन्स। देन इसके बाद है इट मेक्स न्यूक्लियाई ड्यूरिंग इंटरफेस द एंड ऑफ क्रोमोसोम बिसाइड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नॉब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब इसके अंदर जो है ना कुछ रिपीटिक डीएनए होते हैं जिनको उन्होंने जो है वो जंक डीएनए का नाम भी दिया है। टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमियर्स। ये प्रिवेंट करते हैं 2 क्रोमोसोम्स को टू ईच विच अनदर वन ऑफ द एंड। अगर हम इनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायग्राम बनी हुई है। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं इन विच सेंट्रोमियर्स आर इन सेंटर, जिनका सेंट्रोमियर बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। द वंस इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि अपने सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है, उसको सब मेटासेंट्रिक का नाम दिया है। In acentric chromosome, chromosomes are near the end. The telocentric chromosome centromeres is located at the end. यानी कि ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं जिनके बिल्कुल एंड पे पाए जाते हैं, जिनको उन्होंने टीलोसेंट्रिक का नाम भी दिया है। केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है, और 140 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और ये लंबा कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। अगर हम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो आफ्टर रेप्लिकेशन अप्रॉक्सीमेटली 146 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। अब इसकी अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो 2 नैनोमीटर्स होते हैं। ये रैप किए हुए होते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर्स के साथ, और इनके पास 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कॉपीज़ की बात करते हैं तो 2 कॉपीज़ एग्रीगेट होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं।
दैट्स आर फॉर्म्ड. न्यूक्लियोसोम्स आर कंसर्टेड बाय अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग लीनियर डीएनए. फिफ्थ टाइप ऑफ हिस्टोन जो होती है H1 होती है, जिसको उन्होंने लिंकर हिस्टोन का नाम दिया, जो कि न्यूक्लियोसोम्स के पास प्रेजेंट होते हैं. इट हेल्प्स इन वाइंडिंग ऑफ द चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम. ये न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं, पहले तो हमने कहा कि लिंकेज ऑफ हिस्टोन, यहाँ पर उन्होंने कहा विदाउट लिंकर हिस्टोन रिजेंबल करती हैं बीड्स के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग. 11 नैनोमीटर ये क्या होती हैं, थिक होती हैं. आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं. डीएनए हमारे पास बना हुआ है. उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो रिंग्स की फॉर्म में है. पहले उन्होंने बता रखा है लिंकर हिस्टोन जो कि उसके साथ लिंक हुई है. फिर नीचे वाली थोड़ी सी डायग्राम में उन्होंने बता रखा है कि 30 नैनोमीटर का इसका पेयर्स होते हैं. ये कंडेंस क्रोमेटिड्स होते हैं. 700 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर्स पर मुश्तमिल होते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन होती है क्रोमोसोम की. क्रोमेटिड फाइबर्स की बात करते हैं तो अर्ली स्टेजेस होती है सेल डिवीजन की, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो है वो गेन करते हैं कूल विदाउट एक्सेस, यानी कि कॉइल होना शुरू हो जाते हैं. जब ये कंडेंस फॉर्म में पाई जाती हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसका जिस वक्त डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर होता है. क्रोमेटिड की बात करते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर फोल्डेड होते हैं इटसेल्फ टू मेक द सुपर कॉइल 30 नैनोमीटर थिक. सुपर कॉइल जो होते हैं वो फर्दर कॉइल होते हैं, कंडेंस होते हैं, देन शेप बनाते हैं क्रोमेटिड की, जो कि 700 नैनोमीटर होती है. येलो बॉक्स की बात करते हैं तो इसके पास दो रीजन्स होते हैं. इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमेटिड प्रोड्यूस डार्क बैंड आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, और जो एक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स का दैट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिड. कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और एलील्स की बात करें तो सिंपल विलियम्स जॉनसन ने जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था 1909 के अंदर. इट वॉज फाउंडेड इन जीन्स शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. जो होल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं. दैट्स डज नॉट मैसेज फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड. अब ये प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन को. शॉर्ट सेगमेंट को उन्होंने जीन्स का नाम दिया जो कि इनकोड करते हैं प्रोटीन को. अगर हम इसकी लोकेशन जीन्स की बात करते हैं, द लोकेशन वेयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड लोकस. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अल्टर करते हैं जीन्स को. ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस के साथ. फॉर एग्जांपल इफ आ क्रोमोसोम्स ऑफ द एलील्स आई कलर इज पर्टिकुलरली लोकस, homologous chromosomes will carry alleles of the same characters at the same locus. डायग्राम के अंदर उन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की है और अलील्स की बात की है. पहली डायग्राम में बताया कि अलील्स ऑफ द जीन्स एट सेम लोकस. दूसरी डायग्राम में उन्होंने बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद है. तो थोड़ी बहुत जो है वो उनकी आइडेंटिकल अलील्स हमने देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर डुप्लीकेशन हुई है. और जीन देखें शुरू से कैपिटल स्मॉल जी, फिर वहाँ पर आगे जाके जब पेयर बने हैं तो कैपिटल जी बन गया और स्मॉल जी बन गया. ये उन्होंने थोड़ी सी क्रोमोसोम की डायग्राम बताई हुई है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीएनए एज द हेरिडिटरी मटेरियल. आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लगाकर डीएनए के ऊपर काम किया 1920 से 1950. कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट हमारे पास ग्रिफ्टन एक्सपेरिमेंट था. फ्रेडिश ग्रिफ्टन था, उन्होंने बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनाई पर काम किया था. उसने दो स्ट्रेन को एब्जॉर्ब किया था, एस टाइप और आर टाइप. एस टाइप स्ट्रेन जो थी वो पॉलीसेकेराइड्स कोट थी और कॉलोनी अपीयर कर रही थी स्मूथ फॉर्म में. आर टाइप स्ट्रेन लॉक्ड थी पॉलीसेकेराइड कोट्स के टू द फॉर्म ऑफ रफ कॉलोनी. ग्रिफ्टन ने इंजेक्ट करवाया था एस टाइप बैक्टीरिया को एक चूहे के अंदर, माइस के अंदर. दे प्रूव्ड विरुलेंट एंड दे मतलब कि वो विरुलेंट थे, लिथियल थे, उसके अंदर रिजेक्ट हो गया था. माइस जो था चूहा, दे डेवलप्ड नमूनिया एंड डाइट, फिर उसको नमूनिया हो गया था और फिर वो मर गया था. बट व्हेन ही इंजेक्ट आर टाइप बैक्टीरिया इन माइस, पहले उसने एस टाइप करवाया था, अब वो कह रहे हैं कि जब उसने आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाया था तो माइस शो नो अफेक्ट, चूहे को कोई इफेक्ट ना हुआ था. फिर ग्रिफ्टन ने जो है वो थॉट किया था कि विरुलेंट इफेक्ट ऑफ एस टाइप माइट बी ड्यू टू इट्स पॉलीसेकेराइड कोट ऑफ प्रोटीन इन इम्यून सिस्टम एंड देन ही किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इनटू द माइस एंड दे रिमेन हेल्दी. फिर उन्होंने ये कहा था कि टू फर्दर डिस्क्लोज द रीजन ऑफ विरुलेंस ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप, virulent but killed alive R type and non-virulent.
जो एस टाइप थे वो विरुलेंट थे, आर टाइप नॉन विरुलेंट थे। ही एक्सपेक्टेड दैट माइस शुड नॉट डेवलप द डिजीज़ बट माइस डेवलप नमूनिया एंड डाइट। उन्होंने कहा कि डिजीज़ तो डेवलप नहीं हुआ लेकिन नमूनिया उसके अंदर हो गया था। फिर वो कहते हैं ही फाउंड मे अलाइव एस टाइप बैक्टीरियम इन दी बॉडी ऑफ माइस। फिर रिजल्ट क्या निकला था, उन्होंने रिजल्ट निकाला था ग्रिफ्टन कंक्लूडेड दैट इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग polysaccharide coats or virulence had passed from heat killed S type bacteria to the alive R type। जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे और उसका कंपेयर करवाया था आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ। फिर उन्होंने जो किल्ड करवाया था वो अलाइव थे कि नहीं। आर टाइप बैक्टीरिया बने हुए थे पॉलीसेकेराइड कोट के साथ जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया था उन्होंने इनटू द विरुलेंट एस टाइप। ही कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग जो है वो इसकी आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हो कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था वन ऑर्गेनिज्म का टू अनदर ऑर्गेनिज्म चेंज जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। एक जो माइस था उसका जो हमने जेनेटिक मटेरियल था दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करवाया था और वहाँ पर हमने उसके जो है वो जेनेटिक मेकअप को देखा था। ग्रिफ्टन कुड नॉट फाइंड द केमिकल नेचर of the material that was transferred to the dead S type to the alive R type of the bacteria। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि पहले माइस को आर टाइप बैक्टीरिया दिया है, दूसरी दफ़ा माइस को एस टाइप बैक्टीरिया दिया है, तीसरी दफ़ा माइस को एस टाइप और आर टाइप दोनों दिए हैं। फिर एस टाइप जो है वो हीट किल्ड हो गया था और आर टाइप का जो है वो अलाइव रहा था। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं हार्शी चीज़ एक्सपेरिमेंट 1952 के अंदर दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्थी चीज़। इन्होंने कंडक्ट करवाया था एक्सपेरिमेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज मीन टू से वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया। अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे कॉन्सिस्ट ऑफ कोर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए and protein coat which when a lytic bacteriophage infect a bacterium। इन्होंने बाइंड करवाया था बैक्टीरियम सर्फिक्स को, देन इंजेक्ट करवाया था सम मटेरियल इनटू द सेल। ये जो मटेरियल था हेरिडिटी नेचर था बिकॉज इट डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यू बैक्टीरियोफेज विद इन द बैक्टीरियम। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि हमने बैक्टीरियोफेज लिया था वो इन्फेक्टेड फॉर्म में था, फिर उसको हमने बैक्टीरिया के साथ बाइंड करवाया, टीका लगवाया सेल्स का। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वो किस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्शन करवाएंगे न्यू बैक्टीरियोफेज की। फिर उन्होंने कहा ये बैक्टीरियल सेल इवेंचुअली रैप्चर होंगे और लाइसिस और न्यू बैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज मुश्तमिल होते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ कोर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन कोड। फिर दोबारा हम यही कहेंगे कि लिटिक सेल्स जो थे बैक्टीरियोफेज के वहाँ पर हमने बाइंड किए हैं। बैक्टीरियल सर्फिक्स वहाँ पर हमने उसकी नेचर देखी है। न्यू बैक्टीरियोफेज हमारे पास प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब विच मटीरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल दैट प्रोड्यूस न्यू बैक्टीरियोफेज। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि हार्शी चोज यूज्ड बैक्टीरियोफेज दैट कॉन्टेन डीएनए रादर देन आरएनए। उन्होंने डीएनए का इस्तेमाल किया था आरएनए के मुकाबले में। लेबल डीएनए और प्रोटीन बैक्टीरियोफेज की डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रखती थी। दीज आइसोटोप्स शुड सर्व एज अ ट्रेसर फॉर दिस पर्पज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पर्पस बता रखा है। सम बैक्टीरियोफेज वर ग्रो इन मीडियम कॉन्टेनिंग आइसोटोप सल्फर S35। Some bacterium were grow in medium containing isotope phosphorus P32। तो these prepared two steps। Step 1 में उन्होंने क्या किया था, they allowed bacteriophage with sulfur labeled protein to ejected bacteria। Step 2 में क्या हुआ था, they allowed bacteriophage with P32 labeled DNA to the affected bacteria। फिर उन्होंने क्या किया था कि मतलब कि पहले कहने का मतलब ये कि स्टेप 1 में उन्होंने लेबल करवाया था, स्टेप 2 में लेबल करवाया था। पहले सल्फर करवाया फिर उन्होंने फास्फोरस करवाया। आफ्टर सम टाइम्स इंजेक्टेड बैक्टीरिया सेल मीडियम ऑफ बोथ सेटअप्स आर सेपरेट बाय यूजिंग कन्फ्रीगेशन टेक्निक्स। इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया गया था। अब स्टेप 1 में जो उन्होंने सल्फर को लेबल करवाया था उसके अंदर रेडियो एक्टिव मीडियम भी दिया था एंड नॉट इन बैक्टीरियल सेल। दूसरे में क्या हुआ था कि रेडियो एक्टिव ने अब्जॉर्ब किया था इन बैक्टीरियल सेल एंड नॉट इनटू दी
medium. Observation showed that during infection, P32 labeled DNA of bacteriophage enter into the bacterial cell. फास्फोरस लेबल किए हुए इंटर हो गया था बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड डायरेक्टेड मेकिंग ऑफ न्यू बैक्टीरियोफेज वाइल एस लेबल्ड प्रोटीन कॉटेड रिमेड आउटसाइड. फास्फोरस ने काम किया है, सल्फर ने नहीं. बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन हार्शी एंड चोज क्लेम दैट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज not the protein was responsible for directing the production of new bacteriophage. एक्सपेरिमेंट ज़रा आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट जो है वो क्या था. अच्छा, ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट हार्शी और इसके साथ जो चोज इसका साथी था उसका रिएक्शन था. इसका जो है ना एक्सपेरिमेंट था. अब आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. डायग्राम के अंदर हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोगों को दिखाया गया है. स्टेप 1 में किस तरीके से हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव पोर्शन था, नॉर्मल डीएनए था, हमने जो है वो ग्राइंडर के अंदर डाला है. देन उसके बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूग किया यानी कि मिक्स किया है जिस तरह वॉशिंग मशीन जो है वो सर्कल में घूमती है. फिर उसके बाद किया है कि रेडियो एक्टिविटी हमने देखी है वायरस प्रोटीन की. फिर हमने इसके अंदर जो है वो दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स थे. फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूग किया स्टेप 2 के अंदर जो है वो पहले हमने सल्फ़र डाला था, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो है वो फास्फोरस डाला है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन. 19 टॉपिक है, 19.3 टॉपिक. डीएनए की रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं, मीन टू से रेप्लिका बनाते हैं. डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड. इट्स मेक्स कॉपीज़ ऑफ बोथ स्ट्रैंड इन इट. देन उसके बाद अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल की बात करते हैं तो टॉपिक हमारे पास कौन सा है 19.31 मॉडल प्रपोज्ड फॉर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. These models are proposed to 5 basic mechanism of DNA replication. First one is conservative model एंड द सेकेंड वन इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अगर हम कंजर्वेटिव मॉडल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डबल हेलिक्स ऑफ द पेरेंट डीएनए रिमेन इंटैक्ट. The double helix generate new double helix which completely consist of 2 material. So the after replication when 2 daughter DNA are produced, the first daughter DNA contain both strand of parent DNA and the second one daughter DNA contain both new strand. अगर हम इसकी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल double helix of the present DNA is broken. It means 2 strand of the parent DNA separate each other. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है वो टेम्पलेट सिंथेसिस होगा और न्यू स्ट्रैंड में तब्दील हो जाएगा. रेप्लिकेशन में होता क्या है कि बोथ डॉटर डीएनए कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट एंड अदर स्ट्रैंड इज़ अ न्यू स्ट्रैंड. देन उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पेरेंट डबल हेलिक्स डीएनए इज़ ब्रोकन एंड डिस्पर्स इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये जनरेट करते हैं 4 डॉटर स्ट्रैंड डीएनए. बोथ डॉटर डीएनए कंटेन स्ट्रैंड विद मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. इसी तरह हमारे पास आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. पहला हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल है, दूसरा हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है और थर्ड हमारे पास जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल है. पहला कंजर्वेटिव मॉडल में आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है वो ब्लू मॉडल की रिंग अलहदा हुई है और रेड की अलहदा. जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसके अंदर जो है वो मिक्सिंग हुई पड़ी है. लास्ट पे बिल्कुल डिस्पर्स हो गए, कुछ पार्ट रेड का लिए और कुछ पार्ट ब्लू का लिए. अगर हम मिल्सन स्टेहिल मॉडल्स की बात करते हैं तो ये जो है वो 2 आदमी थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है वो मिल्सन ने और स्टेल ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था. अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि दे ग्रो बैक्टीरिया इन मीडियम कॉन्टेनिंग हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. उन्होंने जो है वो बैक्टीरिया को एक ग्रो करवाया था और फिर क्या किया था कि उन्होंने दिखाया था कि N15 जो है उसको नाम दिया था. नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया की इनकॉर्पोरेट हुई थी N15 के अंदर नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए के अंदर. सो दे में जनरेशन, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर दिस वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. अब डीएनए के ये जो बैक्टीरियाज थे ये डेंस फॉर्म में थे, नॉर्मल बैक्टीरियाज. फिर हमें इनको ट्रांसफ़र कर दिया था न्यू बैक्टीरियम के अंदर और वो N15 डीएनए था और हमने इसको मीडियम दिया था. फिर वो कंटेन करना शुरू हो गए थे N14 क्योंकि हमने वहाँ पर उसे बैक्टीरिया इंसर्ट किए हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगर हम बात करते हैं तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इंक्रीज़ कर देते हैं अपने नंबर. मेल्सन और स्टेल ने कलेक्ट किए थे डीएनए को, ठीक है. डीएनए जो थे वो लाइटर डीएनए थे और इस पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो सेपरेट कर दिए थे लाइटर और हैवियर
डीएनए। अब कुछ स्टेप उन्होंने फॉलो किए थे, जो स्टेप्स थे वो ये थे कि दे डिज़ोल्व कलेक्टेड डीएनए इन एक्वस सॉल्यूशन of cesium chloride and conduct the ultra centrifugation of the solution। पहले उन्होंने डीएनए को कलेक्ट किया था, फिर उसके अंदर उन्होंने सोल्यूशन के अंदर क्या डाला था, सीजियम क्लोराइड डाली थी, फिर उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग किया था, यानी कि उन्होंने सर्कल में घुमाया था अपने सोल्यूशन को। फिर अल्ट्रा फ्यूग करने के बाद जो है वो ख़ास किस्म की डेंसिटी उन्हें प्रोड्यूस हुई थी। फिर डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ वर आल्सो स्प्रेडिंग ड्यूरिंग द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ईच डीएनए स्टैंड सेटल्ड एट द पोजीशन, ख़ास किस्म की पोजीशन में वो सेटल हुए थे। फिर उसकी जो थी वेयर इट्स डेंसिटी वाज एग्जैक्टली matching the cesiums there. The denser DNA with N15 migrate further down as compared to the lighter DNA। यानी कि जो उन्होंने रिजल्ट निकाला था कि जो डेंसर डीएनए था वो माइग्रेट हो गया था एज़ कम्पेयर टू द लाइटर डीएनए। फिर ऑब्जर्वेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं तो उन्होंने पहले टाइम दिया था, पहले 0 मिनट दिया था फर्स्ट सैंपल के लिए, फिर सेकंड सैंपल के लिए 20 मिनट दिए थे और थर्ड सैंपल के लिए 14 मिनट दिए थे। तो फिर हमें पता चला था कि कौन सा जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, लाइटर या फिर हैवियर। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मिल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, तो ये डीएनए कलेक्ट किए थे बिफोर एनी रेप्लिकेशन हैवियर बिकॉज इट्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द मेड अप ऑफ N15। अगर डीएनए को हम लोग कलेक्ट करते थे फर्स्ट रेप्लिकेशन के ऊपर तो वो इंटरमीडिएट था और डाटा डीएनए हाइब्रिड हो गया था, वन स्ट्रैंड ऑफ N15 एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द N14। फिर सेकंड रेप्लिकेशन के अंदर दो सेडिमेंट जो है वो फॉर्म्ड हुए थे इंटरमीडिएट, वन इज़ इंटरमीडिएट एंड लाइटर एंड अनदर इज़ इंटरमीडिएट एंड हार्डर, यानी कि डेंसर कह सकते हैं। ऑन दीज रिजल्ट्स दे क्लेम दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर, जो कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। पहले उन्होंने पहले N14 था, फिर N15 था। N14 के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया ट्रांसफ़र किया था, N15 के अंदर भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र किया था। N14 को सेंट्रीफ्यूग कराया था, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो रेप्लिकास देखे थे, वन राउंड रेप्लिकेशन एंड सेकंड इज़ राउंड रेप्लिकेशन। देन हमारे पास रिज़ल्ट निकला था। फिर क्या हुआ था कि एक लाइटर था और एक हमारे पास हैवियर प्रोड्यूस हुआ है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो ये है मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपनिंग अप द डीएनए डबल हेलिक्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बीइंग्स एट वन एंड मोर साइड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉल्ड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइड। यानी कि हमने जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन जब शुरू की थी तो एक या एक से ज़्यादा साइट्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट थे, एक ख़ास किस्म की जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस थी न्यूक्लियोटाइड्स की, जिन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट का नाम दिया था। पहले नंबर पे उन्होंने इंटीरियर प्रोटीन की बात की जो कि बाइंड टू द रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स एंड इनिशिएटिव प्रोसेस। फिर उन्होंने क्या किया था, जो उसकी ओरिजिन साइट थी उसको अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया था। तो उसके एंजाइम साथ लगे हुए थे जिसको उन्होंने हेलिकेज का नाम दिया था। ये इन्होंने ब्रेक कर दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स पेयर। ये जो बेस पेयर थे ये स्ट्रैंड की फॉर्म में थे लाइक लिटल, एंड द अदर वन इज़ वाइस शेप स्ट्रैंड जिसको उन्होंने रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम दिया है। अब ये जो अनवाइंडिंग डीएनए डबल हेलिक्स की थी ये सुपर क्वाइल जो थी ये प्रोड्यूस कर रही थी अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा था कि हमने एक एंजाइम दिया है जिसका नाम था गायरेज एंड टोपोमेरेज, ये अटैच हुआ था अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर सिंगल स्टैंड बाइंड किया था प्रोटीन जो कि प्रिवेंट कर रही थी रीजॉइनिंग एंड रीवाइंडिंग को, यानी कि हम लोग एंजाइम्स दे रहे हैं वो कभी ज्वाइंट हो जाते हैं कभी रीवाइंड हो जाते हैं। फिर उन्होंने लास्ट पे कहा है कि टू रेप्लिकेशन फॉर्क मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दैट रेप्लिकेशन अकर एट बोथ फॉर्क, सिंगल स्ट्रैंड एक्ट एज अ सेपरेट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। अब आप लोग जो है वो सेकेंड स्टेप देख सकते हैं, बिल्डिंग अ प्राइमर। One of the exposed strand new DNA cannot formed unless some nucleotides are already arranged as on a template। जो उन्होंने कहा है कि स्टैंड दिया हुआ है न्यू डीएनए स्टैंड जो है वो तब बनता है जब सम न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो ऑलरेडी अरेंज्ड थे टेम्पलेट की फॉर्म। इस पर्पज़ में क्या हुआ था, फॉर दिस पर्पज़ एनी एंजाइम्स प्राइमेज जो थे वो अटैच हो गए थे सम न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इन फ्रंट ऑफ ईच टेम्पलेट साइट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट छोटे छोटे हुए हैं इनको उन्होंने कहा है कि ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है 5 to 10 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसको हम लोगों ने प्राइमर का नाम दिया है। आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ओपनिंग किस तरीके से हुई है, फिर उसके बाद प्राइमर जाकर अटैच
किस तरीके से। शुरू से आप लोग देख सकते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम, इसके अंदर जो है वो प्राइमेज उन्होंने जाके अटैच की है, हेलिकेज की है, गायरेज अटैच की है। इस तरीके से दरमियान से ओपनिंग स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास असेंबलिंग थी। मेन जो हमारे पास मेन बिल्डर था डीएनए पोलीमरेज 3 का। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो पोलीमरेज ऐड करते रहते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो देयर आर डीएनए पोलीमरेज 1 एंड पोलीमरेज 2 एंड पोलीमरेज 3। जो डीएनए पोलीमरेज 3 है ये मेन एंजाइम्स है, ये ग्रिप करते रहते हैं फ्री फ्लोटिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को और ये मैच करते हैं एक्सपोज टेम्पलेट स्ट्रैंड को एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गावानिन के साथ। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो ये जो यूनिट्स होते हैं ये सेंथिसाइज करते हैं न्यू स्ट्रैंड को। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राईफॉस्फेट हो गया। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 फास्फेट ग्रुप के होते हैं, डीएनए पोलीमरेज 3 के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अगर हम 1 वे ट्रिफिक की बात करते हैं तो 5 प्राइम 3 प्राइम ये स्ट्रैंड के नाम लिखे हुए होते हैं, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था बिल्डिंग लीडिंग फेज। जो हमारे पास 1 यूनिट एंजाइम्स का अटैच्ड हो जाता है टेम्पलेट के साथ, तो ये स्टैंड जो होते हैं ये रन करते हैं टूवर्ड द ओपनिंग फॉर्क। ये जो ओपनिंग फॉर्क होती है ये मूव करती है सेम डायरेक्शन में, फिर वहाँ पर डीएनए अनजिप होना शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो अनस्मूथली ग्रोइंग डाटा स्टैंड होते हैं ये स्टैंड लैंडिंग स्टैंड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिल्डिंग लैगिंग स्टेट। लैगिंग सेकंड यूनिट एंजाइम्स था, ये भी वर्क करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर टू मेंटेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इट मस्ट मूव अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या होता है एट डीएनए अनजिप फर्दर, डीएनए की जो जिप होती है डबल हेलिकल वो अनजिप होना शुरू हो जाती है। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो जंप्ड बैक करते हैं टू द न्यू प्राइमर एंड स्टार्ट न्यू सेगमेंट। अब इसके बाद हम इसको इस फ्रेगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का नाम भी देते हैं और ये जो है वो स्टॉप एंड स्टार्ट होती रहती है रादर देन लॉन्ग पीसेस। दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अक्कर होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, जिसको उन्होंने टर्मिनेशन साइट्स का नाम दिया था। अब ये जो रीजन ऑफ डीएनए था ये ओरिजिन साइट्स भी थी और टर्मिनेशन साइट्स भी थी, इन्होंने उसको टर्मिनेशन यूनिट का नाम भी, रेप्लिकेशन यूनिट का नाम भी दिया है। फिर लास्ट पे भी उन्होंने डीएनए लाइगेज का जिक्र कर रखा है कि ये ज्वाइंट हो जाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के साथ ऑफ द लैगिंग स्टैंड। ये आप लोग डायग्राम साथ में देख रहे हैं 5 प्राइम 3 प्राइम पहले लाइगेज एंजाइम्स लगे, फिर हेलिकेज एंजाइम्स लगे, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 लगे। इस तरीके से फर्दर जो है वो आगे रेप्लिकेशन हुई है, उन्होंने अपने अलग स्टैंड बना लिए, इस सेकंड वाले ने अपना अलग स्टैंड बना लिए। जो सेकंड वाला स्टैंड है वहाँ पर जो है वो फ्रेगमेंट वहाँ पर टूटना शुरू हो गए जिसको उन्होंने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का नाम दिया है। लोकेशन की बात की जाए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स की लोकेशन साइटोप्लाज्म्स है और यूकैरियोट की लोकेशन न्यूक्लियस है। पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो डीएनए का पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 ये वर्क करता है और यूकैरियोटिक के अंदर एटलीस्ट 14 पॉलीमरेज पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एपिलैप्सन वगैरह। इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए के अंदर सिंगल ओरिजिन साइट होती है, सिंगल टर्मिनेशन साइट्स होती है। अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो इसके पास मल्टीपल ओरिजिन होते हैं और टर्मिनेशन साइट्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की लोकेशन, पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। अगर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लार्जर्स होते हैं 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स शॉर्टर होते हैं बिटवीन 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। फिर स्पीड की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स रेप्लिकेट्स करते हैं स्मॉल डीएनए वेरी क्विकली एंड यूकैरियोटिक्स हैव मैसिव अमाउंट ऑफ लीनियर डीएनए टू कंपेंसेट फ्रॉम दिस। यूकैरियोटिक्स स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन साइट्स अलॉन्ग द सिंगल क्रोमोसोम्स एट द सेम साइड्स हो गए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी रेप्लिकेटिंग डीएनए की। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द डीएनए टू कॉपी विद एक्यूरेसी, कि डीएनए अपनी कॉपीज तैयार करे लेकिन बड़ी खुश असलूबी के साथ, किसी किस्म का कोई वहाँ पर मसला ना हो। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो था वो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज था, ये प्रो स्प्रेडिंग कर रहा था, इसके पास एबिलिटी थी न्यूक्लियोटाइड्स को मेंटेन करने की। स्टेबिलिटी के अंदर वेरिएबिलिटी भी होती है, ओकेजनली अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस अकर, दिस इज़ नोन एज
टेशन। फिर उसके बाद जीन एक्सप्रेशन को जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ये जो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक था, इसने सेंट्रल डोग्मा के ऊपर काम किया, इन्होंने जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताया है। फिर ये कहते क्या हैं कि डीएनए कन्वर्ट करता है आरएनए से और आरएनए कन्वर्ट करती है प्रोटीन से। इट मीन्स दैट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन वन वे, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये गॉन इनटू द प्रोटीन एंड दैट्स नेवर गो बैक। सिंथेसिस होती है आरएनए फ्रॉम द डीएनए। अगर हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड जो है वो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 के अंदर आइडिया दिया था सेंट्रल डोग्मा ने। ये जो है वो एसेंशियल क्वेश्चन थे, जेनेटिक कोड होते क्या थे, उन्होंने ये कहा था इस डिस्कवरी के बाद 1953 के अंदर और फिर 1957 के अंदर। ये कुछ जो है वो एसेंशियल क्वेश्चन जो थे वो हमारे सामने आए थे। पहला क्वेश्चन ये आया था कि हाउ कैन डीएनए वर्क, substance containing only 4 DNA nucleotides store DNA information making thousands of the specific protein। पहला क्वेश्चन अराइज ये हुआ था कि डीएनए जो है वो बेसिकली 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है, जैसा हमें पता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। फिर उन्होंने ये क्या है कि ये क्या बहुत सारी प्रोटीन कंटेन करते हैं और मेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि डीएनए हैज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट्स इट्स नेचर ऑफ द कोड, कोड की नेचर के बारे में पूछना चाह रहे थे। सेकंड क्वेश्चन जो था वो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए का था कि वो जो है वो अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन सा काम कर रहे थे। अब जो है वो वर्क होता है फ्रेडिश क्रैक का। 1961 के अंदर फ्रेडिश था, ये इसके कुलीग्स थे, इन्होंने आइडिया था जेनेटिक कोड ऑफ consist of series of the block of information that is called codon। वन अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसाइज होता था। दैट फर्दर थॉट दैट कि if the sequence of the single nucleotide specific amino acid only 4 amino acids could be encoded। तो यहाँ पर कोडिंग के बारे में हम लोग बताएंगे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स के पास जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये 4 जो है वो अमाइनो एसिड को कंटेन करता है। ये जो सीक्वेंस होती है दो न्यूक्लियोटाइड्स की ये मेक करती है 16 कोड और दैट वुड बी स्पेसिफाई 16 अमाइनो एसिड। इसी तरीके से उन्होंने हमें सीक्वेंस बता रखी है कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे ये फर्दर किस तरीके से डिवाइड होते हैं। यहाँ उन्होंने टेबल बना रखा है कि 4 जब बेसिस होंगी तो वो 4 के साथ अटैच होंगी, फिर 4 के साथ 64 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, 20 अमाइनो एसिड बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास ट्रिपलेट कोड की एग्जांपल उन्होंने दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन फ्रेडिश जेनेटिक कोड कॉन्सिस्ट ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इन अदर वर्ड्स ट्रिपलेट कोड्स, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा आएगा, ट्रिपलेट कोड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ मार्शल्स नेंगीबर्ग एंड फिलिपाइन लैडर्स एंड हर गोबिंड कोरियंस। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो इसके ऊपर काम किया था। 1961 के अंदर अमेरिकन बायोकेमिस्ट था मार्शल्स नेरी ब्रिंग्स, इसने पोली यू mRNA के ऊपर काम किया था। जो मैसेंजर RNA था वो कंसिस्ट होता था यूरेसल न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ओनली। फिर उन्होंने कहा कि ही एडेड दिस पोली यू मैसेंजर RNA, यू का मतलब वो यूरेसल का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया था बैक्टीरिया को जो कि प्रोड्यूस करवा रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पॉली अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ही कंक्लूडेड दैट कोडोन यू स्पेसिफाइज फिनाइलनाइंस, ये जो थे वो नेंगबर्ग्स, और उसका जो अमेरिकन जेनेटिक्स फिलिपाइन लैडर था उसने टेस्ट किया था ट्रिपलेट्स कोडोन को। दे डिटरमन द अमाइनो एसिड स्पेसिफाइड बाय 47 कोडोन। अब जो हमारे पास गोबिंडिड था वो KH और कुरानियंस था, उसने जो है वो बेसिकली डिटरमिन किया था अमाइनो एसिड को जो कि स्पेसिफाइड करता था रिमेनिंग 17 ट्रिपलेट्स कोडोन को। अगर हम 64 कोडोन की बात की जाए जिसमें से 3 कोडोन कौन से हैं, UGA, UAG, UAA, ये स्टॉप कोडोन थे और नॉन सेंस कोडोन थे। ये जितने भी कोडोन थे ये बेसिकली डज नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड्स एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। ये कोडोन जो था वो AUG एक्ट करता था और इसको उन्होंने जो है वो पहले को स्टॉप कोडोन और इसको जो है वो स्टार्ट कोडोन का नाम दिया है। ये प्रेजेंट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल जेनेटिक कोड्स, ये स्पेसिफाइज होते हैं अमाइनो एसिड्स मिथाइनिक में। फिर नोबल प्राइज़ जो है वो मिला था नेंगबर्ग्स को 1968 के अंदर। फिर उसके बाद जो गोबिंडिन करौनी था उसको जो है वो रॉबर्ट हॉली, इन्होंने भी काफ़ी डिस्कवरीज़ को प्रिपेयर किया था और फिर डिस्कवरीज पेश की थी। इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र RNA के ऊपर काम किया था।
नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये जो पिछले हमने साइंटिस्ट पढ़े उनकी डायग्राम्स आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड की, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। पहले वो लोग कहते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड इज़ सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल AGA स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन बैक्टीरिया को इन ह्यूमन एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड अमंग दी ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हम बात करते हैं हाउ एवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन क्या होते हैं, क्योंकि उसकी यूनिवर्सैलिटी कि कौन सी चीज़ इसमें किस तरीके से कॉमन है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक कोड जो है वो DNA का माइटोकॉन्ड्रिया का स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द जेनेटिक कोड इन द DNA ऑफ क्रोमोसोम। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर सिमिलरली जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिलिएट्स होते हैं और कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट्स होते हैं। द जेनेटिक कोड इज DNA इज सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ड्यू टू इट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन DNA बैलेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और 20 काइंड के अमाइनो एसिड वहाँ पर उनको दरकार थे। एक और उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई डिजेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। डिजेंसी ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स मल्टीपल कोडॉन्स कैन स्पेसिफाइज ऑफ द सेम अमाइनो एसिड, यानी एक या एक से ज़्यादा जो कोडॉन थे वो वहाँ पर जो थे वो प्रेजेंट थे और वो ख़ास किस्म की खसूसियात दे रहे थे। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कोडॉन्स लाइक AUG, GUG, UUG, CUG। नेक्स्ट हमारे पास है कोडॉन डज नॉट हैव पंचुएशन। एक कोडॉन है उसके पास वो सिर्फ रीड कर सकता है कंटिन्यूसली। इट मीन्स दैट विदाउट पंचुएशन बिटवीन दीज 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोडॉन। अब जेनेटिक कोड जो होती है वो नॉन ओवरलैपिंग के तौर पर काम करती है। मीन टू से इट्स मीन्स ईच ट्रिपलेट कोडॉन इज रीड इंडिपेंडेंटली ऑफ एडजेसेंट कोडॉन। जैसे कि हमारे पास उन्होंने एक लंबी सी स्टेटमेंट बना रखी है AUG, AG, CG। ये कोडॉन है दैट कैन नॉट रीड, हम इसको रीड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं AUG, UGA, GAG, दीज विल बी ओनली रीड, तो ये हमारे पास रीडेबल हैं। हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है मैसेंजर RNA का ऑन दी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स स्टॉप फंक्शन का भी उन्होंने इसको नाम दिया है। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं कि जो पहली सीरीज़ है वो हमारे पास जो है वो सीरीन है, C वाली सीरीज़ जो है वो प्रोलीन, A वाली सीरीज़ जो है उन्होंने थायरोक्सिन का नाम दिया है, G वाली सीरीज़ का नाम उन्होंने एलानिन दिया है। अच्छा, ये सीरीज़ के नाम हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने इस सीरीज़ को थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेना है सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया है वो जो कि हम लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते आ रहे हैं। वो कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA। फिर वो कहते हैं कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अनदर DNA इज नॉट स्पेशलाइज्ड नॉट ट्रांसक्राइब्ड दैट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। फिर इसकी सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है इनिशिएशन फेज़, जिसको हम लोग स्टार्टिंग फेज़ का नाम भी देते हैं। अब ये जो इनिशिएशन फेज़ होता है इसमें बेसिकली होता क्या है? इन दिस फेज़ नॉट प्राइमर इज नीडेड एन एंजाइम्स RNA polymerase bind at template DNA is a special nucleotides सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हमने प्रमोटर का नाम भी दिया है। इट इज़ डज नॉट इटसेल्फ ट्रांसक्राइब्ड बाय एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट प्रमोट करता है TTGACA को, जो कि 35 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मौजूद होते हैं। हम इसको -35 सीक्वेंस का नाम भी देते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि प्रोकैरियोटिक के पास एक अनदर प्रमोटर होता है जिसको उन्होंने TAT का नाम दिया। इसके पास 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑफ जीन्स के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड -10 सीक्वेंस। ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहली लाइन में 35 सीक्वेंस, दूसरी लाइन में 10 सीक्वेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कोडिंग स्टैंड है और टेम्पलेट स्टैंड है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास टाटा बॉक्स है ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर स्टार्टिंग है।
पहले 35 में से 10 माइनस करो तो 25 नहीं बचता। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो टाटा बॉक्स है इससे पहले 25 न्यूक्लियोटाइड स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोगों ने -25 का नाम दिया है। अब यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रमोटर है इसके पास 70 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसको इन्होंने -70 न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया है। इसके पास अल्फा सब यूनिट्स हैं, बीटा सब यूनिट्स हैं और बीटा सब यूनिट्स प्राइम भी इसके पास मौजूद हैं। बीटा सब यूनिट्स बाइंड होते हैं टेम्पलेट डीएनए के साथ, बीटा सब यूनिट्स बाइंड होते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। अल्फा सब यूनिट रिकग्नाइज करते हैं प्रमोटर और इनिशिएटर सिंथेसिस को। अच्छा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये अटैच होते हैं टू द प्रमोटर और ये जो अल्फा सब यूनिट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव्ड हो जाते हैं। इसके पास 4 सब यूनिट्स हैं जिसको उन्होंने कोर एंजाइम्स का नाम भी दिया है। ये अनवाइंड होता है डीएनए का हेलिक्स, मतलब कि खुलना शुरू हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है जिसको उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम भी दिया है। पहला फेज़ इनिशिएशन फेज़ था जिसके अंदर हमने बताया कि वो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से वो अपना प्रोसीजर प्रोसीड कर रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है इलोंगेशन फेज़। इलोंगेशन फेज़ दरअसल डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से स्टार्ट होती है चेन, जैसे कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं जिनको उन्होंने राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया है। ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैचमेंट का काम करते हैं। RNTP राइबोसोमल ट्रिपलेट्स फास्फेट्स हो गया, और ये RNTP होते हैं, ये ऐड होते हैं, 2 फास्फेट्स डिटैच हो जाते हैं। अच्छा, 12 बेसिस न्यू मैसेंजर आरएनए की तरफ हैं जो कि टेम्पोररी हेलिक्स का नाम देते हैं विद टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए रिमेन स्टेबल एंड इट रिसीव्स एन इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो आरएनए और डीएनए डबल हेलिक्स होता है ये रोटेट करता है और उसके बाद इसको जो है वो एंड स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आरएनए पॉलीमरेज का नाम दिया है। अब आप लोग डायाग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ना जीन्स पड़े हुए हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डबल हेलिक्स है। यहाँ पर ये गोली की तरह लिखा हुआ है, जिस तरह हम लोग वहाँ साइड से हम उसको स्क्रॉल करके खोलते हैं, टॉफ़ी जिस तरह होती है, सेम उसी तरह की मिसाल है। 5 प्राइम से 3 प्राइम का जो स्टैंड है वो वहाँ पर अनवाइंड होना शुरू हो गया, यानी वहाँ से खुलना शुरू हो गया, फिर दोबारा से वो रीवाइंड होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इलोंगेशन फेज़, यानी पीछे से खुलता जा रहा है, आगे से दोबारा से सर्कुलेट होकर बंद होता जा रहा है। इसके अंदर अनवाइंडिंग भी हम लोग देख सकते हैं। इस फेज़ को क्या कहा जाता है, इलोंगेशन फेज़ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आ जाता है वो है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ एक एंड फेज़ होता है। इसके अंदर भी जीन्स होते हैं डीएनए के टेम्पलेट के अंदर, हम इसको स्टॉप कोडॉन का नाम भी देते हैं, जो कि हम आगे डायग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे। देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टॉप रीजन्स फ्रॉम जीसी न्यूक्लियोटाइड्स पेयर 80 पेयर्स के साथ। व्हेन दीज न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू द मैसेंजर आरएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर फॉर्म्ड होता है विद इन द स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। दिस इंट्रास्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स पेयर creates a loop. This is called GC hair pin. अब ये जो GC hair pin है ये बेसिकली टेल होती है 4 की और मोर यूनिक्लियोटाइड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन की आप लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी, हम लोग डायग्राम दिखाएंगे तो आप लोग सही से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पर जो 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला स्टैंड था वो बिल्कुल देखे ना वहाँ पर से अलहदा हो गया, नया स्टैंड पीछे से बनना शुरू हो गया। ये पॉलीमरेज पॉज्ड हो गया, यहाँ पर GC हेयर रिबन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हैव नो न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन हैपन होती है इन साइटोप्लाज्म में। देयर न्यू मैसेंजर आरएनए डज नॉट नीड टू ट्रेवल वेयर नो स्टार्ट ट्रांसलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब न्यूक्लियस भी नहीं होगा तो उससे पहले हम लोग इमेजिन करेंगे कि क्या वहाँ पर मैसेंजर आरएनए ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। On the other hand, these eukaryotic cells, new messenger RNA travel from the nucleus of the cytoplasm. यानी प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं है लेकिन वो वहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी मौजूद थे जो कि मैसेज को वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, एडिशन होती है 5 प्राइम कैप की। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स
ए होता है और जी होता है। एट द एंड 5 प्राइम में क्या होता है, ए और जी मिथाइलेटेड जीटीपी। अब ये जो बॉन्ड होता है ये किसके दरमियान होता है, 5 प्राइम से, और ये टर्मिनल ए पर होता है और जी 5 प्राइम एंड होता है जी टी पी के ऊपर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 5 प्राइम कैप। ये प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम न्यूक्लियस फास्फेट्स ड्यूरिंग इट्स जर्नी। यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 5 प्राइम है ये एंड होता है, और जो 5 प्राइम एंड होता है तो उस दौरानिए में वो 5 प्राइम कैप के साथ जाके अटैच हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एडिशन ऑफ 3 प्राइम पोली ए टेल at 3 prime end of messenger RNA and small chain about 250 nucleotide is added. This is called 3 prime poly A tail. वो 5 प्राइम था और ये क्या था, 3 प्राइम। जनरल इंट्रोडक्शन है, आप लोगों के सामने मौजूद है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम हमारे पास कैप है और 3 प्राइम हमारे पास टेल है। पहले एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमेच्योर मैसेंजर आरएनए वहाँ पर ऐड कर देंगे इन कैप्स को। फिर दोबारा इमेच्योर मैसेंजर आरएनए होंगे, मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग का काम करेंगे, देन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस बन जाएगा। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दिखाई गई है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, स्प्लाइसिंग क्या होती है। जो न्यू मैसेंजर आरएनए है वो इमेच्योर होता है क्योंकि उसके पास इंट्रॉन मौजूद होते हैं, एक्सॉन मौजूद होते हैं। इंट्रॉन रीजन्स डीएनए और डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। एक्सॉन क्या होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन को, और ये इंट्रॉन रिमूव होते हैं इमेच्योर मैसेंजर आरएनए से। ये स्प्लाइसिंग जो होती है वो अगेन जाकर ज्वाइंट हो जाती है और मैच्योर आरएनए कंसिस्ट होते हैं कोडिंग सेगमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि हम लोग डिटेल के साथ आगे देखेंगे। पहला टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बताएंगे भी सही। इनिशिएशन फेज के अंदर पी साइट्स राइबोसोम्स की जो है वो कॉपी तैयार हुई है, वहाँ पर जो नेक्स्ट कोडिंग हुई है जो कि ए साइड से जाके लग गई है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमने जो है वो देखे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए है वो मैचिंग एंटीकोडोन बनाएगा एंड मैचिंग अमाइनो एसिड जो कि बाइंड होगा ए साइड्स के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसको हम लोगों ने इलोंगेशन फैक्टर का नाम दिया है। अनदर एंजाइम्स हमारे पास पेप्टाइडो ट्रांसफरेज है जो कि रिमूव करेगा मेथियोनाइन को फ्रॉम फर्स्ट अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए जो कि प्रेजेंट होगा पी साइड्स के ऊपर और वो पेप्टाइड से जाके लग जाएगा। सेकेंड अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो प्रेजेंट होगा ए साइड्स के ऊपर। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये मूव करेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ अलोंग मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब रिजल्ट क्या निकलेगा प्रीवियस स्टेप्स का कि जो अमाइनो एसिड्स ट्रांसफ़र आरएनए थे वो कैरी कर देंगे 2 अमाइनो एसिड्स को जो कि शिफ्ट हो जाएगा ए साइड से पी साइड से। और ये वाली बात कोई नई नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए साइड्स पी साइड्स में शिफ्ट हो जाती है और बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ए साइड्स क्या है और पी साइड्स क्या है। ये स्टेप्स जो होते हैं रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन अनटिल स्टॉप कोडोन इज़ रीच्ड एट ए साइड्स। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से ए साइड जो है वो मूव किया है, फिर नेक्स्ट गया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करके उसके साथ जाके लग गया, फिर एक एग्जिट हुआ है, फिर नया लगा है, फिर एक एग्जिट हुआ है, फिर एक नया लगा है। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास इलोंगेशन फेज़ कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेशन फेज़ है। टर्मिनेशन फेज़ दैट इज़ कॉल्ड स्टॉप कोडॉन इज़ एक्सपोज्ड ए साइड्स नॉन अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कम्स टू द ए साइड्स। फिर उन्होंने ये कहा है कि stop codons are assist is recognized by protein, this is called release factor। अच्छा जो रिलीज़ होता है वहाँ पर उसको उन्होंने रिलीजिंग फैक्टर का नाम दिया जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली डायग्राम ने स्टॉप कोडॉन नीचे लिखा हुआ है, फिर साइड्स लिखी हुई हैं, फिर रिलीज़ हुए एक फैक्टर, फिर वहाँ से वो रिमूव हो गए। इसी तरह सेकंड स्टेप्स के अंदर क्या होगा कि वो मुकम्मल तौर पर पॉलीपेप्टाइड अलहदा हो जाएगी, फिर उसके बाद स्मॉलर सब यूनिट्स अलहदा हो जाएंगे और लार्जर अलहदा हो जाएंगे। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक लेक इंट्रॉन, यूकैरियोटिक हैव मोर इंट्रॉन। प्रोकैरियोटिक्स हैव ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए इमीडिएटली अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। यूकैरियोटिक्स के अंदर मैसेंजर आरएनए मॉडिफाइड होते हैं और ये इंट्रॉन्स आउट होते हैं और ऐड होती रहती हैं। 5 और 3 प्राइम का भी पता है, 5 प्राइम कैप थी और 3 प्राइम
टेल थी। ट्रांसलेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और यूकैरियोटिक्स के अंदर साइटोप्लाज्म एज वेल एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर राइबोसोम 17th एस होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम 18th एस होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाइड करते हैं एन फॉर्मेल्डिहाइड मिथियोनिन के साथ, और यूकैरियोटिक मॉडिफाइड ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेगुलेशन जीन्स एक्सप्रेशन। इनमें इस पैराग्राफ में से इतना खास आप लोगों ने नहीं करना। लास्ट पे आप लोग यही देख सकते हैं कि जब जीन्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओपन और क्लोज का मतलब ये होता है ऑन एंड ऑफ। दीज टाइमिंग्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीन्स एक्सप्रेशन की अहमियत क्या है। तो उसकी अहमियत यही है कि माहौल के अंदर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है अच्छे तरीके से और ये प्रिपेयर करवाता है प्रोटीन को जो कि हमें ज़रूरत होती है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जीन्स को रेगुलेट करते हैं फॉर सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ये क्रिएट करवाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स को, और ये सेल्स जो होती हैं वो सेम भी होती हैं और समटाइम डिफरेंट भी होती हैं। फिर हमने मेथड्स की बात की है, जीन्स रेगुलेशन के मेथड की। तो जीन्स रेगुलेशन का जो मेथड है वो नेक्स्ट हम लोग डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं कि पहला मेथड क्या है, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो इसके अंदर नेगेटिव जीन्स रेगुलेशन भी देखेंगे और पॉजिटिव जीन्स रेगुलेशन भी देखेंगे। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव जीन्स रेगुलेशन। सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ये बाइंड होते हैं सम पीसेस ऑफ डीएनए के साथ जिसको उन्होंने ऑपरेटर्स का नाम दिया है। दैट्स आर प्रेजेंट नियर द प्रमोटर। These responses block RNA polymerase and stop reduce transcription. अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये रिस्पायरेटरी प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन होती है और इसको हम लोग एक्टिवेटर्स का नाम भी देते हैं। पीछे रिसेप्टर्स का नाम, इसको एक्टिवेटर का नाम। वो हमारे पास ऑपरेटर कहलाते हैं, ये इंड्यूसर कहलाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शंस को एक्टिवेट करते हैं और इंक्रीज़ करवा देते हैं उसकी स्पीड्स बाय हेल्पिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द RNA polymerase टू दी प्रमोटर। पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने डायग्राम दिखाई गया है और नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के अंदर RNA पोलीमरेज प्रमोटर रेगुलेट कर रहा है और वहाँ पर जो है वो नॉट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कोई ऐसे खास ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। यहाँ इसके सेकंड स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, वहाँ पर उसकी स्टार्टिंग में ही नहीं हो रही, लास्ट पे जाके ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर के साथ लगेगा और वहाँ पर रिस्पॉन्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और हमारे पास पॉइंट आता है रेगुलेशन ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, यानी कि जब वो वहाँ से टूटेगा। तो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि या तो वो ऑन हो जाएगा या तो वो ऑफ हो जाएगा, या तो रिमूव हो जाएगा इंट्रॉन्स और फिर या तो ज्वाइन कर देगा एक्सॉन। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम की फर्स्ट टेम्पलेट डीएनए का है जिसके अंदर ऑक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाए गए हैं। सेकंड स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन हुई है तो इमेच्योर मैसेंजर आरएनए क्रिएट्स हुए हैं जो कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इस जो थर्ड डायग्राम है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बने हैं। तो सेकंड वाली डायग्राम स्प्लिट हुई है, यानी कि वहाँ से वो चीज़ें टूटना शुरू हुई हैं। तो वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट हुई हैं, पहले ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन। पहली ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड 1 कहलाती है, दूसरी ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड 2 कहलाती है, तीसरी ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड 3 कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन्स में गलती आ जाना, आपके जीन्स के अंदर कोई ना कोई एरर आ जाना। अ चेंज इन कंटेंट ऑफ जेनेटिक मैसेज इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन होती है, चेंज इन सिंगल्स और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द लार्ज एंड स्मॉल और होल क्रोमोसोम। अच्छा, नेचुरल म्यूटेशन क्या होती है? नेचुरल म्यूटेशन अकर स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सीक्वेंसिंग एरर एंड डीएनए डैमेजिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अगर कोई चीज़ रेप्लिकेट कर रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आ गई है, तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होगी, नेचुरल म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कैन रिजल्ट इन बेनिफिशियल, न्यूट्रल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये हमें नेचुरल म्यूटेशन के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ें हमारे जीन्स के अंदर आ जाती हैं, कुछ म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं। तो दरअसल म्यूटेशन है तो हार्मफुल ना, तो बेनिफिशियल बहुत कम होती हैं। सेकंड, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है दैट्स आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एक्सपोजर टू म्यूटेजन सब्सटेंसेस और रेडिएशन। जिस तरह धूप वगैरह है तो वो भी हमारे लिए ना जीन्स के लिए नुकसानदेह है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो म्यूटेशन काज करेगी। These mutations can also result from exposures to the chemical in the environment, including certain pesticides, industrial pollutant,
एंड मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी। अब यहाँ पर ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन तो इन्वायरमेंट से आती है, ये म्यूटेशन जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, पेस्टिसाइड्स की वजह से भी ये हो सकती है, कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट की वजह से भी हो सकती है। हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन 3 टाइप की है, सब्स्टिट्यूशन, इंजर्शन एंड डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि म्यूटेशंस इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अनदर, यानी कि वहाँ पर गलती हो जाएगी लेकिन किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर गलती होगी, मतलब हमारे सारे बॉडी के सेल्स, क्रोमोसोम, हर चीज़ ठीक होगी, किसी एक चीज़ के अंदर खराबी जो है वो पॉइंट म्यूटेशन काज कर सकती है। A adenine may be substituted with guanine and C is substituted with thiamine। अगर हम सेकंड इसके पॉइंट की बात करते हैं तो इंजर्शन एडिशन हो जाती है 1 एंड मोर न्यूक्लियोटाइड्स की। पहले हमने कहा है कि एक्सचेंज हो जाना, यहाँ पर क्या हुआ कि या तो कोई चीज़ ऐड हो जाएगी एक या एक से ज़्यादा। डिलीजन में क्या होगा कि म्यूटेशन रिमूव 1 एंड मोर न्यूक्लियोटाइड, वो वहाँ से रिमूव करना शुरू कर देगी। ये आप लोग डायग्राम के अंदर जीन्स म्यूटेशन देख सकते हैं कि जीन्स के अंदर जब एरर आ जाता है तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल रादर दैन दी क्रोमोसोमल लेवल, ये लार्ज चंक्स होते हैं डीएनए के। पॉइंट म्यूटेशन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं पॉइंट म्यूटेशन के, फिजिकल डैमेजिंग टू द डीएनए एंड म्यूटेजन केमिकल्स। अगर हम फिजिकल डैमेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है कि हाई एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एक्सरेज, गैमा रेज, हाईली म्यूटोजेनिक। दीज रेडिएशंस आर फ्री फ्रॉम रेडिकल विद दैट्स आर ब्रेक फास्फोईस्टर बॉन्ड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले जो रेडिएशंस होती हैं सन से आती हैं, जो कि हमारी बॉडीज़ के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो डीएनए स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और ये दो एडजेसेंट्स पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ये साइटोसिन और थायमीन दोनों से मिलकर बनती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि उसके दरमियान बनते हैं। म्यूटेजन केमिकल्स की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास बॉडी के अंदर ना म्यूटेजेंस यानी केमिकल्स इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह अक्सर लड़कियां ब्लीच वगैरह लगाती हैं तो वो क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो उससे अफेक्ट हो जाती है। ये स्किन पॉलिश जितनी भी होती हैं ये तमाम हमारी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होते ही हमें जो है वो किसी न किसी केमिकल म्यूटेजन काज कर देती हैं। डीएनए कैन नॉट प्रॉपरली ट्रांसक्राइब, कुछ जो होती हैं अमीनो एसिड्स एडेनिन, साइटोसिन के साथ जाके लग जाती हैं, जैसे कि उन्होंने मस्टर्ड गैस की भी एग्जांपल दी है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन ये होती है कि जब ये फ़ौरन से पहले म्यूटेशन काज नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज पेयर आर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स विद शिफ्टेड न्यूक्लियोटाइड्स। सम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिसलाइनिंग व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, ये काज करती है पोर्शन ऑफ वन स्ट्रैंड टू द लूप आउट। The cells cut off loop and it results deletion and survivals of 100 nucleotides from one of the chromosome। आप लोग देख सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पॉइंट म्यूटेशन के उन्होंने दिए हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसको इतना डिटेल के साथ करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक खून की बीमारी है, यानी कि जब बंदे को ना खून की कमी हो जाती है तो तब सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू रिसेसिव जीन्स ऑफ एबनॉर्मल बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। The genes is present no chromosomes 11. The recessive genes has point mutation in which DNA nucleotides T is substituted by A। यानी कि यहाँ पर जीन्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो थायामीन की बजाय आइडेनिन को लग जाते हैं, कोडोन फिर तब्दील हो जाता है, CTC हो जाता है, ग्लूथाइनिक एसिड्स हो गया, कन्वर्ट हो जाता है CAC में, विलाइंस हो गया। जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एक चाइल्ड होता है जो कि रिसेसिव होता है, बहुत रिसेसिव अलील्स वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है वो एबनॉर्मल बीटा चेन्स पर मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसके कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कैरी लेसर देन नॉर्मल ऑक्सीजन। जो हमारे पास एक एबनॉर्मल ब्लड होता है ना, वो एक नॉर्मल सेल्स को ब्लड कैरी करके नहीं दे रहा होता,
बल्कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ड्यू टू दिस ऑबनॉर्मेलिटी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स आल्सो बिकम सिकल शेप्ड। कुछ मेजर सिम्टम्स सिकल सेल एनीमिया के हैं, वो पेन हो गई, फटीक हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, जॉइंडिस हो गया एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यानी हमारी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है, हमें भूख लगती है, सांस में तंगी हो गया, जरकान हो गया और इस इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। डायग्राम के अंदर उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन बता रखी है कि किस तरीके से सिकल सेल एनीमिया काज्ड होता है। अच्छा, अगर हम एक जनरल वे में बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसीज होती रहती हैं, अक्सर बच्चों को हो जाती है जो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जीन्स के अंदर बता रहे हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स की एक्सचेंजिंग होती है और बॉडी के अंदर सिकल सेल एनीमिया काज होता है। तो पहली लाइन में आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी है, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुई है, फिर ट्रांसलेशन हुई है, इस तरीके से एडेनिन कन्वर्ट हो गई है यूरेसिल के अंदर। तो अमाइनो एसिड्स ने अपनी जगह तब्दील कर लिया है। तो एक नॉर्मल सेल्स आप लोग देख सकते हैं और फिर आगे एक एबनॉर्मल सेल्स किस तरीके से मून की तरह लग रहा है। ये ट्रीटमेंट सिकल सेल एनीमिया की जो है वो इंक्लूड होती है पेन मैनेजमेंट विद नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको NSAIDs भी कहा जाता है, ऑप्टिक्स वगैरह। अब ये जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। कुछ बोन मैरोज होती हैं जो कि ट्रांसप्लांट करती हैं, कैन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्योर्स। जो रेगुलर मॉनिटरिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो वैक्सीनेशन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, यानी आप लोग टीकों के ज़रिए और कुछ दवाइयों के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिनाइल कीटोनोमिया, ठीक है, ये एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन सही हमें अभी नहीं पता चल रही क्योंकि ये न्यू बुक चेंज हुई है, तो थोड़ी बहुत हम लोग गो थ्रू दोबारा करेंगे, फिर आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट थे ऑन क्रोमोसोम्स 12 प्रोसीजर ऑफ एंजाइम्स ऑफ लिवर। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एनानाइंस हाइड्रोक्सिलेज PHA प्रोड्यूस हुए और ये हमारे पास एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स को फिनाइल एनालाइन में इनटू द ट्रिप्सन्स। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन होती है ये सब्स्टिट्यूशन भी करती है और डिलीजन भी करती है, मिक्स एलील्स रिसेसिव। अब उन्होंने ये मिसाल हमें दे रखी है बच्चों की कि इफ़ अ चाइल्ड इनहेरिट बोथ रिसेसिव एलील्स PHA एंजाइम इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली। कुछ बच्चों के अंदर ये एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड ही नहीं होता, तब उनको जो है वो रिज़ल्ट में क्या होता है कि फिनालाइन एलानाइंस कैन बिल्ड अप टॉक्सिक लेवल इन ब्लड एंड अदर टिश्यूज़। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड फिनाइल कैटोनोरिया, जिसको उन्होंने PKU का नाम भी दिया है। अगर हम इसके मेजर सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो क्या हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, सीजर्स हो गया, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया, माइक्रोसेफेली यानी हेड का छोटा हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ऑर्डर ब्रेथ, स्किन का प्रॉब्लम एंड यूरिन प्रॉब्लम। अगर हम PKU की बात करते हैं कि इस बीमारी के अंदर हमें खुराक का कैसे ख्याल रखना चाहिए, तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, मीट्स हो गया, एग्स हो गया और सम ग्रेन्स हो गया, इससे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इसके लिए हमें ख़ास किस्म की डाइट बनानी चाहिए, ख़ास किस्म की मेडिकेशन करनी चाहिए जो कि हमारे ब्लड लेवल को नॉर्मल करने में मदद देती है। नेक्स्ट हमारे पास येलो बॉक्स के अंदर कुछ वेज़ हैं कि हम लोग किस तरीके से जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी, सेल थेरेपी, फार्माकोग्नोसिस हो गया, जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पहले हमने पॉइंट म्यूटेशन, उसकी टाइप्स, उसको डिटेल के साथ पढ़ा है। अब हमारे पास है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्या है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा तो किस तरीके से न्यू वन जनरेट होगा, इंडिविजुअल की बात की जा रही है। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के अंदर क्रोमोसोम्स कैन अंडरगो फिजिकल अल्ट्रेशन, मसलन के डिलीजन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। या तो उसके अंदर कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी या डुप्लीकेट बन जाएगी या इन्वर्स हो जाएगी या फिर ट्रांसलोकेट हो जाएगी। दीज चेंजिंग्स कैन कॉज द ब्रेकेज इन DNA डबल हेलिक्स इनटू द 2 डिफरेंट लोकेशन। अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो सेगमेंट ऑफ 1 क्रोमोसोम बिकम पार्ट ऑफ एनदर क्रोमोसोम। एक टुकड़ा जो क्रोमोसोम का होगा वो दूसरे के साथ जाकर लग जाएगा। इन इंजर्शन क्या होगा, ये हमने पीछे ट्रांसलोकेशन की बात की है। In insertion, the orientation of a portion of a chromosome is reversed.
ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले एक छोटा सा पार्ट वहाँ से डिलीट हुआ है, तो वो बिफोर कैसे था और आफ्टर कैसे हो गया। पहले छोटा सा पार्ट डिलीट हुआ है, सेकंड डायग्राम में वही पार्ट दोबारा जाके लग गया, तो इसको डुप्लीकेशन का नाम दिया। तीसरी डायग्राम में उन्होंने क्या कहा है कि क्रोमोसोम 4 है और वहाँ पर जाके 20 हो गए, बिफोर कैसे था और आफ्टर कैसे हो गया। वहाँ पर हमने क्रोमोसोम ऐड किया है उसकी अपर साइड्स पे और लोअर साइड्स पे, तो आप लोग ये कह सकते हो कि इसने यहाँ पर तब्दीली की है, यानी कि एक्सचेंज किस तरीके से की है। फोर्थ डायग्राम में इन्वर्जन हुई है, वहाँ पर ग्रीन से ऑरेंज पार्ट उसके जगह जाके लग गया। अब इंजर्शन एक्टिवेशन जो होती है उसकी क्या प्रोसेस है। मैनी सेल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन जीनोम। These mobile bites of the DNA are called ट्रांसपोज एंड जंपिंग जीन्स। अच्छा, इनको जंपिंग जीन्स का नाम दिया जैसे कि हमने पीछे बताया कि किस तरीके से वो इंसर्ट होंगे। यहाँ पर मिसाल उन्होंने ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग की दी है कि अगर वो X9 क्रोमोसोम्स जीन्स X क्रोमोसोम्स के साथ जाके लिंक्ड करेगा तो वो मिडल जीन्स के साथ जाके लगेगा और इसके रिजल्ट में X लिंक्ड हीमोफीलिया बन जाएगा। चेंजिंग इन क्रोमोसोम नंबर्स, अगर तो क्रोमोसोम का नंबर ही तब्दील हो गया, जैसे कि ओकेजनली सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल टू सेपरेट प्रॉपर्ली इन मायोसिस, यानी कि वो पिछले तरीके से फेल हो जाएगा उसको प्रॉपरली जनरेट करने में, सेपरेट करने में, लीडिंग टू द गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, या तो फिर उसमें गेन हो जाएगा या फिर वो लॉस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, कैन रिजल्ट इन इंडिविजुअल विद सीवियर एबनॉर्मेलिटीज दैट कैन अफेक्ट द ज़ाइगोट। अच्छा, इसके अंदर हमने देखना है कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे तब्दील हो जाता है। तो क्रोमोसोम का नंबर कैसे तब्दील होगा, या तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो वो कम हो जाएगा, या तो वो गेन करेगा या तो वो लॉस करेगा। इस कंडीशन को उन्होंने नॉन डिसजंक्शन का नाम दिया है और ये एबनॉर्मेलिटीज़ काज करता है, ये अफेक्ट करता है गैमीट को फ्रॉम ज़ाइगोट। नॉन डिसजंक्शन जो है वो हैपन होती है ऑटोसोम्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज आर द मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ अराइजेज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। अब सबसे पहले इसकी डिज़ीज़ क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि शादी लेट होने की वजह से ये जो है वो डिज़ीज़ काज्ड होती है। अगर जिन बंदों की शादी 34 से 35 साल की उम्र में होती है तो वो क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़वातीन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी होती है। इन दिस डेवलपमेंटल डिफेक्ट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ 47। इट वाज डिस्क्राइब्ड इन 1866 बाय लोएंडर डाउन दैट आर कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। उसने अपने नाम से ही उस बीमारी का नाम आइडेंटिफाइड करवाया। अबाउट 1 इज़ इन एवरी 750 चिल्ड्रंस हैव डाउन सिंड्रोम। उन्होंने कहा 750 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें से एक डाउन सिंड्रोम का है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरी दुनिया की परसेंटेज बता रहा है कि किसी एक मुल्क की नहीं, यानी पाकिस्तान और इंडिया इन मुल्कों की नहीं, ज़्यादातर जो है वो थाईलैंड और आयरलैंड वगैरह इनमें है। दिस इज़ डाउन सिंड्रोम, इट इज़ काज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन इन ऑटोसोम पेयर्स is 21. Non-disjunction chromosomes can be happen in the formation of egg in women. वो एग जो होता है ना वुमेंस के अंदर, उसके अंदर ये काज्ड होती है। 21 क्रोमोसोम्स पेयर फॉल टू सेग्रीगेट प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग हैविंग 24 क्रोमोसोम। ये फर्टिलाइजेशन एग्स की जो होती हैं वो नॉर्मल होती है बाय स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड, यानी कि जब वो मेल करता है या फीमेल करता है। ट्राइसोमी, पहले हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम की तादाद 47 है। फिर वो कहते हैं कि इससे डाउन सिंड्रोम के थोड़े सिम्टम्स बता दें कि स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसका कद छोटा रहता है। मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी उस तरीके से वो चालाक बंदा नहीं होता जिस तरह एक दूसरा बंदा सेंस कर रहा होता है। इंक्रीज स्किन ऑन बैक एंड नेक, यानी कि जो उसकी गर्दन होती है और जो उसकी बैक और फ्रंट वजह से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। फ्लैट फेशियल फीचर्स, यानी कि उनका मुंह जो होता है ना वो एक फ्लैट ओवल शेप में होता है। स्मॉल हेड, सर छोटा होता है। शॉर्ट नेक्स एंड लिम्स अपवर्ड स्लांटिंग आइज हो गया, आंखें थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं। स्मॉल ईयर्स, पुअर मसल्स हो गए वगैरह वगैरह। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये ज़्यादातर जो है वो मेल विद डाउन सिंड्रोम्स इज़ यूजुअली स्ट्राइल, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वाइल फीमेल हैव लोअर रेट्स ऑफ फर्टिलिटी रिलेटिंग टू द नॉर्मल फीमेल, तो उसके अंदर फर्टिलिटी के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अफेक्ट की बात करते हैं तो ये इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल होती है विद डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंडिकेट बाय गुड फैमिली इन्वायरमेंट, स्पेशल एजुकेशन एंड प्रॉपर केयर। यहाँ येलो बॉक्स में वो ये बताना चाह रहे हैं कि 47 क्रोमोसोम की जो हमने बात की है,
ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि ट्रिपलेट सिंड्रोम्स, यानी कि फीमेल्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, टॉल स्ट्रेचर्स हो गया, वेब्ड स्पेस्ड आई हो गया, दे आर फर्टाइल एंड पबर्टी स्टार्ट एट नॉर्मल एज। इसके अलावा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स हैं, ये सारी हमने ओल्ड सेकेंड ईयर बायोलॉजी पंजाब बोर्ड के अंदर भी हमने पढ़ी थी। अब क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं ये नॉन डिसजंक्शन होती है, नॉन डिसजंक्शन एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अकर्स होते हैं ड्यूरिंग meiosis इन मदर्स। दीज एग्स मे हैव एक्स क्रोमोसोम्स एंड मे हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। क्लाइन फिल्टर में क्या होता है कि या तो वो उसके पास एक्स क्रोमोसोम आएगा या तो फिर नहीं आएगा उसके एग के अंदर। इफ़ दीज एग्स विद एक्स क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड विद नॉर्मल स्पर्म्स, दिस ऑफरिंग विल बी कॉल्ड ट्राइसोमी, तो उसको हम लोग XXY का नाम देंगे। इसमें होता क्या है कि सम क्रोमोसोम्स में भी एडिड एंड में भी डिलीटेड, जैसे 47 नॉर्मल है तो फिर वहाँ पर 44 आ जाएंगे। सच नॉन डिसजंक्शंस में भी अकर फादर ड्यूरिंग गैमीट्स। ये जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स हैं ये बाप की तरफ से ज़्यादा बीमारी आती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि डाउन सिंड्रोम फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है जो कि ज़्यादा एजड होती हैं। अब इसमें रिजल्ट्स क्या होता है कि कैन रिजल्ट्स विद स्पर्म्स हैविंग बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, इफ सच फर्टिलाइज्ड इज नॉर्मल एग इट मे बी रिजल्ट्स XXY क्रोमोसोम इन चिल्ड्रन। दिस इज़ नोन एज क्लाइन फिल्टर। क्लाइन फिल्टर एक बंदे का नाम था, 1942 के अंदर इसको उसने एक्सप्लेन किया था। इसमें बीमारियों के इस डिजीज़ के अंदर होता क्या, उन्होंने कहा दे अफेक्ट चिल्ड्रन ग्रो इनटू द स्टेराइल मेल विद फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें मेल और फीमेल का लाजमी बात है, किरदार दोनों का ही होता है। इसके अंदर सिम्टम्स उन्होंने बता रखे हैं कि लेस बॉडी हेयर्स होते हैं, ब्रेस्ट ग्रोथ जो होती है वो इसके अंदर मेल के अंदर स्मॉल टेस्टिकल्स होते हैं, एबनॉर्मल बॉडी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेग्स जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, शॉर्ट ट्रंक होता है, शोल्डर विल बी इक्वल टू दी हिप साइज़। अब इसके अंदर ना वॉइसेस में नॉट बी डीप, आवाज़ जो होती है वो थोड़ी डीप होती है। हम साथ साथ डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग गिवन टेस्टोस्टेरोन हो गया, मेल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो वो उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है पबर्टी के अंदर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि मेल के ब्रेस्ट जो होते हैं वो फीमेल के साथ रिजेंबल करना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बीमारी हो गई ना। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिंड्रोम है। बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ गुड लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिफ़िकल्टी इज़ एट स्कूल एंड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। इफ़ एन एग विद नो और एक्स क्रोमोसोम फ्यूज्ड विद नॉर्मल वाई स्पर्म, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल का वाई क्रोमोसोम नॉर्मली आपस में फ्यूज्ड भी नहीं होगा, तो ये डेवलप्ड होती है बिकॉज द ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड ओ एग फ्यूज्ड विद नॉर्मल एक्स स्पर्म, इसको मोनोसोमी का नाम भी दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि डेवलप्ड इनटू द फीमेल बेबी विद 45 क्रोमोसोम। पहले 47, फिर 44, फिर 45 हो गया। टर्नर एक बंदे का नाम था जिसने अपने नाम के ऊपर इस बीमारी को जो है वो आइडेंटिफाइड करवाया था। मेजर सिम्टम्स की बात करते हैं तो शॉर्ट स्टेचर्ड, गर्दन वेब्ड होना, इमेच्योर सेक्स ऑर्गन्स होना, इनफर्टिलिटी फीमेल के अंदर, लो मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो गई, स्मॉल चिन हो गया, जॉज हो गया। उन्होंने ये कहा है कि ये टर्नर सिंड्रोम्स हैं एसोसिएट्स होती हैं कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, जैसा कि लिवर हो गया, किडनी इश्यूज़ हो गया, ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी हो गया। टर्नर सिंड्रोम्स अक्कर रफली वंस इन एवरी 5000 फीमेल बर्थ। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इसको ट्रीट किया जाता है, कैन इम्प्रूव द ग्रोथ, दे अफेक्ट फीमेल, कैन हैव अडल्ट हाइट हो गया। इफ़ द ग्रोथ हार्मोन्स ट्रीटमेंट स्टार्ट अर्ली इन चाइल्डहुड, एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप लोग देख सकते हैं, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन एंड नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन। एग लाजमी बात है फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल का फर्टिलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो एक्स के साथ ओ फ्यूज्ड हुआ है, तो ये इस तरीके से फीमेल टर्नर सिंड्रोम पैदा हुई है। इन वाइबल कुछ थे और कुछ क्लाइन फिल्टर थे, कुछ जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम्स पैदा हुए थे। मेल के अंदर उन्होंने कहा है कि फ़ीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे और मेल टर्नर सिंड्रोम पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन सेक्स क्रोमोसोम की वो थी, क्या कह लो कि डायग्राम थी।
अब एक्सरसाइज के अंदर आप लोग एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसके करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने साइड्स पे आप लोगों को दिए हुए हैं, साथ साथ आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज़ लगाए हुए हैं, फिर उसके जो है वो आंसर दिए हुए हैं। ये इस वाले ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे, 34 एमसीक्यूज़ थे, और ये 34 एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा है। जब आप पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करोगे तो सारे आंसर उसी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इनक्वेस्टिव क्वेश्चन नहीं मौजूद होते तो वो हम लोग क्या करते हैं कि सर्च करके आप लोग, क्योंकि इनक्वेस्टिव क्वेश्चन एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होता है, वो किताब के अंदर मौजूद नहीं होता, तो वो हम लोग नेट से सर्च करके आप लोगों के सामने देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, शेयर भी किया करें और हमारी वीडियो को कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके और कमेंट के ज़रिए जो है वो आप लोग जो है वो इसको क्यूरीज़ का सलूशन देख सको। और हम अब आप लोगों के सामने इनक्वेस्टिव क्वेश्चन के सलूशन बता रहे हैं। लोग जानते हैं कि न्यू बुक्स बनी हैं तो क्या हो रहा है कि अक्सर वहाँ पर ना काउंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज़ जितने भी हमने देखे हैं ये सारी नंबरिंग की मिस्टेक्स हैं। तो हमने जब सर्च किया तो नंबरिंग के हिसाब से किया है, तो आप लोग टिक लगा सकते हैं लेकिन वही नंबर दें जो आपको बुक में दिए हुए, ठीक है ना। सामने हमने आंसर दिए हुए हैं। अब इनक्वेस्टिव क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले है कि डीएनए इज लाइकली रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, हाउ कैन रेप्लिकेशन एंजाइम्स रीड द कोड इफ इट इज़ बरीड इनसाइड अ कॉइल? During DNA replication, the DNA temporarily unwinds separate from the histone protein. This exposes the DNA strand, allowing the replication enzymes to read the genetic code and synthesizing new DNA strand. तो ये कहना चाह रहे हैं कि टेम्पोरली जब वो अनवाइंड होती है, वो सेपरेट होती है हिस्टोन प्रोटीन से, तो वो नया स्टैंड बनाती है। इस दौरानिए में वो एंजाइम उसको रीड करता है जेनेटिक कोड को, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आवर जेनेटिक कोड यूज 3 लेटर वर्ड्स टू क्रिएट 20 अमाइनो एसिड। तो वो कहते हैं नो, 2 लेटर वर्ड्स कैन फॉर्म ओनली 16 कम्बिनेशन, 4 का स्क्वायर 2, 16 बनेगा विच आर नॉट इनफ टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, देयरफॉर 3 लेटर्स कोड इज नेसेसरी। तो वो कहते हैं कि अवर जेनेटिक कोड इज यूज 3 लेटर, तो हाँ वो कहते हैं येस 3 लेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन जो हमारे 20 अमाइनो एसिड है उसके लिए वो कह रहे हैं कि 2 लेटर वर्ड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात कर रहे हैं कि क्या वो प्रूफ रीडिंग है, तो कहते हैं प्रूफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 may be reduced or lost as a result of DNA replication error increase and causing more mutation and abnormal cells function. चौथे क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डज लेंथ ऑफ ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स शॉर्टन इट इंटर द साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन। तो वो कहते हैं इनिशियल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंटेन इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग इंट्रॉन इज रिमूव्ड एंड एक्सॉन इज ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो कहते हैं एटलीस्ट 20 टाइप्स होती हैं ट्रांसफर आरएनए की, रिक्वायर्ड होती हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ और एक से ज़्यादा कोड को वोबल्ड पेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है डिटेल के साथ कि N15 है, जब हम उस आइसोटोप्स को लेबल करते हैं तो वो किस तरीके से रेप्लिकेशन को जारी करता है। तो वो कहते हैं आफ्टर 1 रेप्लिकेशन द रिजल्ट्स कुड नॉट clearly distinction between semi-conservative and dispersive replication. After 2 replication, the DNA binding pattern clearly spotted the semi-conservative model of the DNA replication. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बियोलॉजी चैप्टर 19 और पहले हमने जो है वो चैप्टर 13, 14, 15, 16, 18 और अब 19 चैप्टर जो है वो बियोलॉजी सेकंड ईयर न्यू बुक पैक्टा पंजाब बोर्ड का आप लोगों के सामने शेयर की है। क्रोमोसोम्स और डीएनए, ये 19 चैप्टर है क्रोमोसोम्स और डीएनए। बाकी हमारे 4 से 5 चैप्टर रहते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर हम लोग आप लोगों के सामने कंप्लीट चैप्टर 1 शूट पे रखेंगे और आप लोगों को आसानी होगी इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो सुन के और आपको समझ आएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप लोगों ने वो नए कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। इंशाल्लाह ताला हम आपकी क्यूरीज़ का सलूशन निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला हमने बायोलॉजी सेकंड ईयर की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री इन तमाम की भी जो है वो स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह।